इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास की सुरंग दिखाई जिसे हाल ही में खोजा गया था। हमास को हमेशा किसी भी मिलिशिया की सबसे अच्छी सुरंगों को बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये सुरंग अलग थी क्योंकि ये भारी किलेबंद थी और गजा जंग के बीच इजराइल के जरिए खोजी गई सुरंगों में से एक थी। इस सुरंग की एंट्री गेट गजा के अंदर थी। इजराइल के साथ इरेज सीमा पार से केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर जहां रेत में एक बड़ा छेद था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुरंग के अंदर कंक्रीट की दीवारें बनाई हुई थी, वहीं ऊपर एक स्टील पाइप था और साथ ही बिजली की तार भी अंदर लटकी हुई थी। आईडीएफ ने कहा कि सुरंग गजा शहर के बीच से 300 किलोमीटर से अधिक तक चली गई। इजराइल ने दावा किया है कि हमास सालों से अपने जेरे जमीन ढांचा बना रहा है और उनका इस्तेमाल हमास लड़ाकों को ले जाने के लिए करता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुरंगों का इस्तेमाल हथियारों को ले जाने और इकट्ठा करने, इजराइल के खिलाफ हमले शुरू करने और इस जंग में बंधकों को पकड़ने के लिए भी किया जाता है। इजराइल के साथ जंगों के बाद इन सुरंगों को बार बार तबाह किया जाता है और फिर से बनाया जाता है, लेकिन इन सुरंगों की सरहद का अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हमास पिछले 20 सालों से सुरंग की तामीर में सुधार कर रहा है। रूस और हिंदुस्तान की दोस्ती काफ़ी पुरानी है, वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस दोस्ती को और मजबूत करने का काम किया है। बता दें कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन दुनिया के उन नेताओं में शामिल हैं जो पीएम मोदी की तारीफ करते आए हैं। वहीं बुध के रोज को जब वजीर खारजा एस जयशंकर ने रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की तो हिंदुस्तान की दोस्ती को नया आयाम मिला। इस दौरान रूसी सदर पुतिन ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उन्हें रूस आने का न्योता भी दिया। इसी के साथ उन्होंने अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात में पीएम मोदी की सफलता के लिए मुबारकबाद भी दी। आपको बता दें कि इन दिनों वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। इस बीच बुध के रोज उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। वहीं वजीर खारजा एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दुनिया भर में हो रही तमाम उथल पुथल के बावजूद एशिया में भारत के साथ हमारी दोस्ती के रिश्ते लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के हालात के बारे में मैंने कई बार उन्हें बताया है कि वहाँ चीजें कैसे चल रही हैं और मुझे पता है कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ करने को तैयार हैं। भारत में अगले साल इलेक्शन होंगे जिसके लिए मैं उनकी सफलता की दुआ करता हूं। आपको बता दें ये कोई पहली बार नहीं है जब पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की हो, इससे पहले भी वो अक्सर उनकी तारीफें करते नजर आते रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम 22 जनवरी को होना है। इसको लेकर राम नगरी में तैयारियां चल रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं को इस प्रोग्राम के लिए न्योता दिया गया है। कांग्रेस नेताओं को मिले न्योते पर इंडिया इत्तेहाद में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी PMA सलाम ने कहा कि कांग्रेस के पास इस बारे में सोचने और इस पर रद्द-ए-अमल देने की कुव्वत है। उन्होंने ये भी कहा कि IUML का कड़ा रुख है कि सेक्युलर पार्टियों को बीजेपी के किसी भी एजेंडे में नहीं फंसना चाहिए। IUML केरल में कांग्रेस की अहम इत्तेहादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि इन सभी मसलों पर इंडिया इत्तेहाद का रुख वाज़ेह होगा कि वो इस बारे में बैठकर चर्चा करेंगे। हम सभी इत्तेहादी हैं। हम कांग्रेस के साथ मंदिर या मस्जिद की तामीर के लिए इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं। ये सियासत पर मबनी है। ये जग जाहिर है कि चुनाव से पहले फिरकेवाराना फसादात कराते थे। हमारा रुख वाज़ेह है कि सेक्युलर दलों को बीजेपी के किसी भी एजेंडे में नहीं आना चाहिए। बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को न्योता मिला है। अब तक कांग्रेस की तरफ से वाज़ेह नहीं किया गया है कि पार्टी के नेता अयोध्या में होने वाले प्रोग्राम में शामिल होंगे या नहीं। इसके अलावा बिहार के CM नीतीश कुमार और साबिक CM लालू यादव, पश्चिम बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को भी न्योता मिला है। ट्रस्ट की तरफ से लेफ्ट पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है। इसको लेकर CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी ने वाजे कर दिया है कि वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को अब तक न्योता नहीं मिला है। पार्टी नेता डिम्पल यादव ने कहा कि अगर उन्हें न्योता मिलेगा तो वो अयोध्या जरूर जाएंगे। अगर न्योता नहीं मिलेगा तो वो भगवान के दर्शन करने के लिए बाद में जाएंगे। तो अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह से पहले बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे ने अयोध्या जंक्शन का नाम बदल दिया है। इसकी इत्तला खुद अयोध्या से बीजेपी के पार्लिमानी मेंबर लल्लू सिंह ने X पर एक पोस्ट के जरिए दी। आपको बता दें कि अयोध्या जंक्शन को अब अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। बीजेपी के पार्लिमानी मेंबर लल्लू सिंह ने सोशल मीडिया साइट X पर ट्वीट करके इस बारे में मालूमात शेयर की है। बता दें कि बीजेपी के पार्लिमानी मेंबर लल्लू सिंह ने अयोध्या जंक्शन का नाम बदलने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर रेल अश्विनी वैष्णव का शुक्रिया अदा किया। बताते चलें कि प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे।
वाज़ेह हो कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को आलमी मयार का तीर्थ स्थली बनाने की सिमत में लगातार कोशिशें जारी हैं। वहीं अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तामीर का काम भी पूरे जोर शोर से चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद से मुल्क के कोने कोने से लोग अपने आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आ सकेंगे। मध्य प्रदेश में गुना में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 13 लोग जिंदा जलकर हलाक हो गए। वहीं बस में सवार 10 से 15 लोग संजीदा रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया जा चुका है, जहां उनका इलाज जारी है। बीती रात गुना से आरोन जा रही एक बस की डंपर से जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई, जिसमें अभी तक 13 यात्रियों के जिंदा जलकर मर जाने की खबर सामने आई है। वहीं इस हादसे में 10-15 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे के बाद सीएम मोहन यादव पूरी हरकत में आ गए हैं। हादसे की खबर मिलते ही सीएम ने जख्मियों को हर मुमकिन इलाज फराहम कराने के लिए इंतजामी अफसरान को हुक्म दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मरने वालों के अहले खाना को 4-4 लाख का मुआवजा देने का भी ऐलान किया। राहत और बचाव काम का जायजा लेने के लिए सीएम आज सुबह खुद गुना पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने इस हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। मोहन यादव ने सोशल साइट एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि गुना से आरोन जा रही बस में जबरदस्त आग से मुसाफिरों के हताहत होने का समाचार बेहद अफसोसनाक है। इस दिल दुखा देने वाले हादसे में मरने वालों के अहले खाना के साथ मेरी ताज़ियत है। दुख की इस संगीन सूरत हाल में रियासती हुकूमत मुतासिरा खानदानों के साथ खड़ी है। गुना की घटना पर दुख जताते हुए कांग्रेस नेता और साबिक सीएम दिग्विजय सिंह ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसी इत्तला मिली है कि ये बस बिना परमिट और बिना फिटनेस के चल रही थी। इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि गुना बस हादसे की खबर के बाद मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दुख जताया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बड़ी मुसीबत में फंसती दिख रही हैं। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रियंका गांधी का नाम पहली बार चार्जशीट में दाखिल किया है। ताहम प्रियंका को मुल्जिम नहीं बताया गया है, उनका नाम मुल्जिम से जुड़े होने के तौर पर शामिल किया गया है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक ये मामला जमीन खरीदने और बेचने से जुड़ा है। मामले में डीलर संजय भंडारी के एक मुबैना साथी सीसी थम्पी ने हरियाणा के फरीदाबाद में रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा से 2005 से 2008 तक कई बार जमीनें खरीदी। वहीं इसके बाद प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा ने भी साल 2006 में पाहवा से अमीरपुर गांव में 5 एकड़ जमीन खरीदी और वो जमीन पाहवा को ही 2010 में वापस बेच दी। अब इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ये सब पैसे को इधर उधर और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट से मिली मालूमात के मुताबिक इस दौरान एचएल पाहवा को जमीन के हुसूल के लिए पैसे भी मिलते रहे थे। साथ ही इल्जाम ये भी है कि रॉबर्ट ने पाहवा को पूरे पैसे भी नहीं दिए। ईडी का कहना है कि थम्पी के रिश्ते काफी लंबे वक्त से वाड्रा से हैं और दोनों कई काम मिलकर करते हैं। बता दें कि इस मामले में थम्पी को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था और ईडी ने इल्जाम लगाया था कि वो वाड्रा का करीबी मददगार था। थम्पी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। आपको बताते चले सीसी थम्पी पर हथियार डीलर संजय भंडारी का साथ देने और ब्रिटेन में काला पैसा छिपाने में मदद करने का इल्जाम है। ईडी के मुताबिक ये एक बड़ा मामला है जो संजय भंडारी से जुड़ा हुआ है और संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामलों में मुल्क की एजेंसियां जांच कर रही हैं। अदाकार, सियासतदान और डीएमडी के चीफ कैप्टन विजयकांत का इंतकाल हो गया है। पार्टी के मुताबिक उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था और सांस लेने में दिक्कत होने के कारण उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। विजयकांत का इंतकाल होने के बाद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन और वजीर सेहत मां सुब्रमण्यम चेन्नई में कैप्टन विजयकांत के आखिरी दर्शन के लिए उनके घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने विजयकांत को फूल चढ़ाए। मंगल के रोज डीएमडीके ने कहा कि उन्हें मामूली सेहत की जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्टी ने कहा था कि विजयकांत ठीक हैं और टेस्ट के बाद घर लौट आएंगे। ताहम आज पार्टी ने कहा कि उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जिस अस्पताल में विजयकांत भर्ती थे उसने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि निमोनिया के कारण भर्ती होने के बाद कैप्टन विजयकांत वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। मेडिकल स्टाफ के तमाम कोशिशों के बावजूद आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। डीएमडीके चीफ 20 नवंबर को भी अस्पताल में भर्ती हुए थे और इसी महीने अस्पताल से घर लौटे थे। विजयकांत का अस्पताल में सांस की बीमारी का इलाज चल रहा था। विजयकांत का फिल्मी सफर शानदार रहा और उन्होंने कई हिट फिल्में दी और 154 फिल्मों में अदाकारी की। फिल्मों के बाद वो सियासत में आ गए। उन्होंने डीएमडीके की बुनियाद रखी और विरुद्धाचलम और ऋषि वंडियम इंतखाबी इलाकों में क़यादत करते हुए 2 बार असेंबली के रुकन के रूप में काम किया।
उनका सियासी करियर तब चरम पर था जब वो 2011 से 2016 तक तमिलनाडु असेंबली में विपक्ष के नेता बने। हालिया सालों में विजयकांत की सेहत खराब रही, जिस कारण उन्हें अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। यही वजह है कि उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में शिरकत करने से पीछे हटना पड़ा। साफ सफाई मजहबी इस्लाम में आधा ईमान का दर्जा रखती है। कई मकाम पर इसका जिक्र किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में देखते हैं कि साफ सफाई कम ही देखने को मिलती है। जगह जगह कूड़ेदान बन जाना या मिल जाना आम बात है। लेकिन इसी के बीच ओखला जामिया नगर के अबुल फजल वार्ड 188 से एक अच्छी खबर सामने आई है। पेश है एक रिपोर्ट। ये तस्वीर है दिल्ली की ओखला जामिया नगर के अबुल फजल के वार्ड नंबर 188 की। इसी जगह पर पिछले कई सालों से कूड़ेदान बना हुआ था। यहाँ आसपास के कई इलाकों का कूड़ा लाकर डाला जाता था, जिसकी वजह से यहाँ गंदगी का एक अंबार लगा रहता था। और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ मौजूद अल शिफा हॉस्पिटल के मरीजों को और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को होती थी। अगर बरसात की बात की जाए तो यहाँ के हालात बद से बदतर हो जाते थे। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इस कूड़ेदान को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ कूड़ा डालने वालों को कूड़ा डालने से रोका जा रहा है। परमानेंट तो तब होगा ना जब इसका कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होगा। अब अल्टरनेटिव अरेंजमेंट अगर नहीं होगा तो फिर कूड़ा तो इस पूरे इलाके में बनेगा ही और वो यहाँ पर आकर के फेंक देते हैं। कल भी इसकी सफाई हुई है, पूरा ये डाला गया। इसके बाद से फिर आज मॉर्निंग में सुबह में हम लोगों ने ये देखा कि जब सवेर में देखा तो फिर कुछ लोगों ने यहाँ पे कूड़ा फेंका हुआ था। अभी फिर थोड़ी देर के बाद सफाई हुई है। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? इसका कोई परमानेंट इंतजाम तो करना ही होगा। इस कूड़े की वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी होती थी। अभी रिसेंटली जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो उस टाइम बच्चों की वजह से भी जाम लग जाता था, ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता था, रोड तक पूरा कूड़ा पड़ा रहता था। आसिफ भाई ने ये बहुत अच्छा काम किया है और मैं ये चाहता हूँ कि जैसा आसिफ भाई ने यहाँ किया और भी बहुत जगह एरिया में ऐसे कूड़ेदान हैं, यहाँ तक कि उसमें भी हैं जहाँ पे लोग आ रहे हैं। रिहायशी इलाकों में कूड़ेदान बने हुए, रोड पूरे जाम हो जाते हैं, जैसे कि बटला हाउस वगैरह में। तो वहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए वहाँ के नेताओं को। सफाई हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, जी। परेशानी कितनी होती थी कूड़े की वजह से यहाँ? परेशानी एक तो जाम बहुत थे यहाँ पे और दूसरी बात यहाँ जो ना बास बहुत आती थी, दिक्कत थी सारी टोटल मिला के। बस ये है और क्या। हाँ, स्कूल बराबर में है और भाई देखो जब स्कूल है तो बच्चों को बीमारी लगनी थी, जब सफाई हो गई तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम भी अपने तमाम नाजरीन से अपील करते हैं कि अपने अपने इलाकों को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। तहजीब टीवी के लिए दिल्ली से अब्दुल वाजिद की खास रिपोर्ट।